हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th और जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक है उसका हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थर्ड चैप्टर था, नाम था पॉलिसीज ऑफ प्लान डेवलपमेंट। लेकिन अब जो न्यू कोर्स है उसके हिसाब से जो सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसको फिफ्थ चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया गया है और इसीलिए जो थर्ड चैप्टर है अब ये सेकेंड बन गया है और इसके नाम में भी थोड़ी सी चेंजेस कर दिया गया है। पहले पॉलिसीज ऑफ प्लान डेवलपमेंट था, अब इसका नाम बन गया सिर्फ प्लान डेवलपमेंट। और जो अंदर का कंटेंट है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए। पहले ओल्ड सिलेबस में उसका जो टॉपिक था मेन अंदर के वो प्लानिंग कमीशन था और अब उसको बदल के, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके उसके जगह पे न्यू एक इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है, नीति आयोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि कब इसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है और उसके 7 इंपॉर्टेंट पिलर कौन कौन से नीति आयोग के। तो पूरा जो टॉपिक है जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीति आयोग। तो 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले को पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसे इसका नाम इनोवेटिव है, जो उसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो भी काफी ज्यादा इनोवेटिव और हाईटेक है। तो एक नए इंडिया को बनाने के लिए जा रहे हैं, मॉडर्न इंडिया को बनाने के जा रहे हैं, आत्मनिर्भर इंडिया को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी सेटअप किया जाए जो इस सारे ऑब्जेक्टिव को, इस सारे जो पर्पस है, जो हमने सपने देखे मॉडर्न इंडिया के, आत्मनिर्भर भारत के, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत थी कि जो ये सारे ऑब्जेक्टिव रियल में मतलब जमीनी लेवल पे उसको पूरा कर सके। इसीलिए हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जब 2014 में जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डिसाइड किया जो प्लानिंग कमीशन है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। जो उनका रेलेवेंस था, जो इनकी इंपॉर्टेंस थी बदलते हुए भारत के हिसाब से, जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से वो काम कर नहीं रहे और इसीलिए 1 जनवरी 2015 में इसको डिसॉल्व करके इसके जगह पे नीति आयोग को बनाया गया। और जिस तरह से प्लानिंग कमीशन ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो जो नीति आयोग है वो भी उसी तरह के एक इंस्टीट्यूट है। तो अब आपको जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमने प्लानिंग कमीशन को क्यों हटा दिया, जो कि एक 65 ईयर्स ओल्ड यानी कि 65 सालों से पुराना एक इंस्टीट्यूट था, जो 1951 के अराउंड इसको बनाया गया था। ये यूएसएसआर का जो मॉडल है उसके बेस पे बनाया गया था कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे ज़रूरत थी कि फास्ट डेवलप कैसे किया जाए और इसके लिए हमने 5 ईयर प्लानिंग का मॉडल तैयार किया था कि इन 5 सालों में हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज हम कैसे वाइजली पूरी 100% यूटिलाइजेशन की तरह यूज़ किया सके और अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। लेकिन जो बदलते कहते हैं कि जैसे जैसे भारत बदल रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इसको डेमोग्राफिकली हो, तो जब भारत बदल रहा है, भारत के जो ऑब्जेक्टिव है बदल रहे हैं, भारत के जो पहचान है वो बदल रही है, तो ऐसे में हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है कि जो एक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, आउटडेटेड ना हो, उसका जो मॉडल हो पुराना ना हो। तो इसीलिए हम इसको 2015 में 1 जनवरी को प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके नीति आयोग को बनाया गया। तो अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर में डिफरेंस क्या है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। क्योंकि जब नीति आयोग बनाया गया था तो बहुत सारे जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा कि केवल नाम बदला गया है, ये शो ऑफ करने के लिए दिखाया गया है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है या कुछ भी इसमें नया इनोवेटिव नहीं है, कुछ ज़्यादा नया उत्पन्न नहीं है। तो आपको पता ही है कि हमारे देश में जो अपोजिशन होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी देश में रूलिंग पार्टी होगी, जो भी कुछ अच्छा करने के लिए आएंगी, उनको रोकना, उनके जो भी आइडियाज़ होंगे या जो भी उनके पॉलिसीज़ होंगे उनकी केवल आलोचना करना। हम सभी जानते हैं कि रूलिंग पार्टी का काम केवल यही नहीं होता है। ठीक है, जो भी ऑपोजिशन पार्टी है उनका काम केवल सरकार के जो काम है उनकी आलोचना करना ही नहीं होता, उनको सिर्फ क्रिटिसिज्म करना नहीं होता, बल्कि अगर कुछ अच्छा करे तो उनको सपोर्ट करना भी होता है, उनको उनके साथ सहयोग करना भी होता है। पर भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम ऑपोजिशन पार्टी की बात नहीं कर रहे कि वो क्या कहते थे या उनका क्या इस पे विचार था। हम वास्तव में बात करेंगे कि रियल में नीति आयोग क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन और जो नीति आयोग उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है इसमें
कि आपको जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था उसका जो ऑब्जेक्टिव था, उसका जो बनाने का पर्पस था, उसका ये था कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, कि एक साइज सभी के लिए फिट हो। आपको पता है कि कभी भी कोई भी एक पॉलिसी, एक चीज सभी के लिए इक्वली बेनिफिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया है और सभी स्टेट के लिए उसने एक जैसी पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी बना दी गई बिना उनके कॉपरेट के, बिना उनसे कोई कंसल्ट किए हुए, और हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोलते कि आपको इस पॉलिसी को मानना है। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं। हर स्टेट की, चाहे हम डेमोग्राफी की बात करें, चाहे हम एरिया की बात करें, चाहे रिसोर्सेज की बात करें, वहाँ के लोगों की एस्पिरेशन की, नीड्स की, प्रॉब्लम की बात करें, तो हर एक एरिया में अलग अलग है। ऐसे में जब एरिया के अंदर पॉपुलेशन की साइज अलग अलग है, उनकी और रिसोर्सेज अलग अलग है, तो ऐसे में एक ऑब्जेक्टिव सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? तो वो जो हमारा मॉडल था पुराना प्लानिंग कमीशन, वो इस पे बेस्ड था। जबकि नीति आयोग के अकॉर्डिंग कि हमें प्लानिंग जो करना पड़ेगा, सबके लिए इक्वली प्लानिंग नहीं हो सकते। हम जब प्लानिंग करेंगे किसी भी स्टेट के लिए, तो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम उनसे कंसल्ट करेंगे, उनसे हम राय मशवरा लेंगे, उनके जो भी है उनको, कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो लोकल गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होगा। मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको हर एक स्टेट के बारे में क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या उनके पास रिसोर्सेज है, क्या लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट के लोगों के बारे में ज़्यादा पता होता है रेदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए नीति आयोग कोशिश करता है, नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्लानिंग होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से होंगे, उसको कॉपरेट करके उनके साथ सहयोग से होगा। ऐसा नहीं कि सेंट्रल एक प्लानिंग करेगी और स्टेट को मानना ही पड़ेगा। तो इसमें जो अथॉरिटी का यूज़ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कॉपरेशन का यूज़ होगा। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था उसमें केवल ये था कि आप एक पॉलिसी प्लान बनाओ और सभी जो भी स्टेट है उनके ऊपर आपको कंपलसरी उनको मानना ही पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे ज़्यादा अथॉरिटी यूज़ किया जाता है रेदर देन कॉपरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फेडरलिज्म कॉपरेशन है उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ताकि कोई भी प्लान जो बने वो इफेक्टिव होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे प्लान बनते हैं, पॉलिसी बनती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की हमें कॉपरेशन चाहिए, उनके पास वो रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जब ये सब चीज़ें भी अवेलेबल सच में होंगी तो ही कोई भी पॉलिसी सच में इम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो प्लानिंग कमीशन था उसके अंदर जो भी मिनिस्टर होते हैं वो ज़्यादातर पॉलिसी प्लान बनाते थे। जो एक्सपर्टीज होते थे या जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते थे, उनका जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग के अंदर हर एक जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, जो स्पेशलाइज्ड है, प्रैक्टिशनर है, जो ज़्यादा मतलब चीज़ों को समझते हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रीवियस कोई नॉलेज है, उन नॉलेज को यूज़ करके फिर प्लानिंग किया जाता है, उनकी हेल्प ली जाती है। तो जो एक्सपर्टाइज है, जो स्पेशलाइज्ड है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत ज़्यादा है। प्लस इसमें बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ताकि हर सेक्शन के लोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो और चीज़ों को सही तरीके से समझा जाए, फिर पॉलिसी बनाया जाए और सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। केवल पॉलिसी बनाना ही गवर्नमेंट का काम नहीं होता, वो पॉलिसी सही मायने में लोअर लेवल से अपर लेवल तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो जो प्लानिंग कमीशन था, वो जो मेन उसका जो काम करने का प्रोसेस था वो टॉप टू बॉटम था। यानी कि पॉलिसी टॉप पे बनेगी और बॉटम में जाके उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो नीति आयोग है वो क्या है, बॉटम टू टॉप। यानी कि पहले कोई भी जो पॉलिसी वो विलेज लेवल पे स्टार्ट करेंगे, फिर वो स्टेट लेवल पे और फिर वो सेंटर लेवल पे जाएगी। यानी कोई भी चीज़ों को पहले छोटे से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे क्या करना है, उसको बड़ा करना है, उसको आगे तक लेके जाना। और सही मायने में पॉलिसी यही होती है कि पहले हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको छोटी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, सक्सेस धीरे धीरे बढ़ती है और फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर वो स्टेट और फिर वो सेंटर लेवल तक चीज़ें पहुंचती है। एक और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में जो डिफरेंस है वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के पास एक अथॉरिटी थी जो भी फंड एलोकेट करने की, यानी कि कोई भी स्टेट को कितना फंड एलोकेट होगा, ये उसके पास ये अथॉरिटी थी। लेकिन जो नीति आयोग है वो पूरी तरह से एक एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है, एडवाइजरी इंस्टीट्यूट है। केवल वो एडवाइस कर सकती है, गाइड प्रोवाइड कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन फंड एलोकेशन जो है वो भारत के जो भी फिनांस मिनिस्टर होंगे वो उन्हीं के पास ये अथॉरिटी है कि कितना फंड किसी भी स्टेट को एलोकेट करना है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है वो बेसिकली जो उनका मॉडल है
वन साइज फिट्स टू ऑल, कि एक साइज सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन नीति आयोग ऐसा नहीं कहते। नीति आयोग कहता है कि हर जो भी स्टेट है उनकी अलग अलग पॉलिसी, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो अलग अलग जो पॉलिसी है वो अलग अलग हिसाब से उनके साथ बनाया जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि वो क्या है, टॉप से बॉटम अप्रोच में बिलीव करता है, लेकिन जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच में बिलीव करता है। तीसरा जो इनमें क्या है कि जो कॉपरेशन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है नीति आयोग में, उसमें अथॉरिटी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो है कि इसमें जो फंड एलोकेशन की जो पावर है वो प्लानिंग कमीशन के पास था, और जो नीति आयोग उसके पास फंड एलोकेशन जैसा कोई चीज़ नहीं है। तो अभी हमने देखा कि ये जो नीति आयोग है बेसिकली इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थिंक टैंक की तरह है। इट प्रोवाइड डायरेक्शनल एज वेल एज पॉलिसी इनपुट, ये दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी पॉलिसी से, उनकी डायरेक्शन से, उनकी सजेशन से, उनकी गाइडलाइन से जो इंडिया है तेज़ी से डेवलप हो सके, इंडिया मॉडर्न हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। इन सब चीज़ों पे बेसिकली फोकस करने के लिए इस मॉडर्न नीति आयोग को बनाया गया था। इसका नाम जितना इनोवेटिव है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसको जो बनाया गया है वो भी उतना ही ज़्यादा इनोवेटिव है। तो चलिए, हमने पहले डेफिनेशन बताई कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताया, कब बना ये बताया हमने, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस बताया। अब हम बात करते हैं इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में, कौन कौन से लोग, कौन कौन में पार्टिसिपेंट है, किस तरह से इनका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और जिससे हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया है, हर एक मतलब फील्ड से जो रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के जो नॉलेज है, उनके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ कर सके और भारत को ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर सके। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम चेयरपर्सन की बात करें तो देश के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके जो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। इस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वही इस टाइम भारत के नीति आयोग के चेयरपर्सन है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के अंदर होता है क्या है कि जितने भी हमारे स्टेट है, हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जिनको हिंदी में उपराज्यपाल कहते हैं, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों ही यूटी होने के बावजूद भी इनमें जो सीएम होंगे, जो चीफ मिनिस्टर होंगे, वही अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूरा जो गवर्निंग काउंसिल के अंदर इन लोगों को शामिल किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सेंट्रल जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई भी प्रोग्राम्स बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाएगी। इसीलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कंबाइन किया गया, उनको इंक्लूड किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल काउंसिल। ये रीजनल काउंसिल बेसिकली बनाया गया है कि दो स्टेट के बीच में या दो एरिया के बीच में कभी किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई मनमुटाव हो, तो उनके रिसॉल्व करने के लिए इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड है। और इसमें भी जो बेसिकली जो चेयरपर्सन होते हैं, जो नीति आयोग के चेयरपर्सन, वही होंगे या उनके द्वारा जो भी नॉमिनेट किए जाएंगे वो इसके अंदर होंगे। फोर्थ है स्पेशल इनवाइटी। स्पेशल इनवाइटी का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एक्सपर्टीज होंगे, जितने भी स्पेशलाइज्ड होंगे, प्रैक्टिशनर होंगे, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, जिनको पहले से इन कामों के बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस्ड है पास्ट उनका, तो ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे इन व्यक्तियों को। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मेक इन इंडिया हमने एक नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमने नया कैंपेन लॉन्च किया, तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे पर्सन जिन्होंने पहले इससे रिलेटेड कोई काम किया हो, छोटा मोटा कैंपेन स्टार्ट किया हो, या पीछे उन्होंने बैक पे उन्होंने कोई पॉलिसी उनके दिमाग में हो, तो ऐसे लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें वही है, सबसे पहले कि जो चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वाइस चेयरपर्सन जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और उनका जो रैंक होगा, जैसे हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्ट्री का होता है, तो इन जो वाइस चेयरपर्सन होंगे उनका भी जो पोस्ट होगा, जो उनकी रैंक होगी, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेंबरशिप की, तो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों मेंबर होंगे। जो फुल टाइम मेंबर होंगे उनके कोई नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी फुल टाइम मेंबर होंगे उनकी जो रैंकिंग होगी, जो जितने भी स्टेट मिनिस्टर है उनके इक्विवेलेंट होंगे, और जो पार्ट टाइम है वो मेंबर उन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर, इसके अंदर 4 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे।
उसके बाद इसके अंदर CEO वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और इनकी जो रैंकिंग होगी वो जो हमारे भारत सरकार के जो सेक्रेटरीट होते हैं उनके बराबर की होगी और इनका टेन्योर क्या होता है, फिक्स होता है। और उसके बाद जो सेक्रेटरी होंगे वो एज डीम नेसेसरी, अभी इनके लिए कोई मतलब पोजीशन बनी नहीं है, अभी उसके बारे में मतलब अगर जरूरत होगी तो इसको शामिल किया जाएगा, कितने मेंबर होंगे ये सारी बातें इसमें डिस्कस की जाएंगे। तो ये कॉम्पोजिशन कितना ज़्यादा यूनिक है, वर्सटाइल है, कितने अलग अलग लोगों को शामिल किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को भी शामिल किया है, हर एक यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी शामिल किया गया है, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है उनको भी शामिल किया गया, कैबिनेट के मिनिस्टर भी है और बहुत सारे जो लोग हैं, इतने सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो सके, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका मिले, हर कोई पर्सन जो भी अपने फील्ड में जो एक्सपर्टीज़ है उनके नॉलेज का यूज़ हो सके। तो सही मायने में थिंक टैंक बनाया गया है ताकि वो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये इनके कॉम्पोजिशन की बात। आगे हम बात करते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव। अभी हमने बताया कि ये प्लानिंग कमीशन जो 65 ईयर ओल्ड हमारा एक इंस्टीट्यूट था उसको डिसॉल्व करके नीति आयोग जो बनाया गया है, आखिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक नए इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ी देश में और इसको स्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मेन जो काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में पहले फेडरलिज्म वर्ड को जानना आपके लिए जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि व्हेन पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल हैंड, कि जो पावर है एक पर्सन के हाथों में कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने भी इस बात पे बहुत जोर दिया था कि किसी भी पर्सन को या किसी भी इंस्टीट्यूट को जब जरूरत से ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो वो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो पावर से डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नीति आयोग के अंदर कि सेंटर जो भी प्लानिंग करेगी, जो भी पॉलिसी बनाएगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होंगे, जो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होंगे, उनके कोऑपरेशन से, उनके सहयोग से, क्योंकि आपको पता है कि जब हम अथॉरिटी यूज करते हैं तो वहां पे पार्टिसिपेशन, वहां पे जो कोऑपरेशन है वो कम देखने को मिलता है। लेकिन हम किसी को साथ लेकर चलेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो दुगनी रफ्तार से होगी। ये आपने सुना भी होगा कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको अकेले चलना है, लेकिन आपको लंबी दूरी तय करने तो आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसी पॉलिसी पे बेस्ड पर यहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉपरेशन है वो साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हर एक स्टेट को इक्वली डेवलप किया सके, स्टेट की जो प्रॉब्लम है अच्छे से सॉल्व किया सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म कॉपरेशन। दूसरा है कि फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एट विलेज लेवल, यानी कि जो भी पॉलिसी है उसको विलेज लेवल पे बनाया जाएगा, फिर उसको आगे धीरे धीरे करके हम ऊपर लेकर जाएंगे। यानी कि पहले विलेज लेवल पे कोई पॉलिसी बनेगी, प्लान्स बनेगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, फिर वो स्टेट लेवल पे जाएगी, उसके बाद वो सेंटर लेवल तक पहुंचेगी। तो कोई भी जो पॉलिसी होती है वो छोटे से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे उसकी सक्सेस को देखते हुए धीरे धीरे एक्सपेंड करके वो आगे बढ़ती है। तीसरा, स्पेशल अटेंशन देना है उन सेक्शन पे, उन मतलब एरियाज में या उन सेक्शन के लोगों पे कि जो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, ताकि उनको भी डेवलपमेंट का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वली हर एक सेक्शन, हर एक एरिया, हर एक रीजन डेवलप हो सके। क्योंकि तभी भारत आगे बढ़ेगा जब सब रीजन, सब सेक्शन के लोग अगर एक साथ इक्वली डेवलप होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो फीडबैक। इसमें फीडबैक सबसे बड़ी क्या है कि इसमें फीडबैक के लिए बहुत जगह है। यानी कि इसके अंदर अगर कोई भी अपनी सजेशन देना चाहता है, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहता है, इनोवेशन चाहता है, तो भारत इस चीज़ को इसमें एक्सेप्ट करेगा। नीति आयोग इसमें उस चीज़ों को सुनेगा, उसमें अपनी जो भी प्रॉब्लम है, कमियां, उसको दूर करेगा। तो वो फीडबैक के लिए इसमें बहुत जगह है। उसके बाद पार्टनरशिप नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल थिंक टैंक, यानी कि जो इंटेलिजेंट लोग होंगे उनके साथ कंबाइन होंगे, जो भी वेंचर होंगे या कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होंगे, कोई भी जो भी इनोवेशंस ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके साथ वो कोलैबोरेट हो सकते हैं ताकि और ज़्यादा चीज़ों को सीख कर भारत को आगे बढ़ाया सके, उसको स्किल बढ़ाया सके। उसके बाद इसमें क्रिएटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता है कि हमारे इंडिया में आज तक जो बच्चों को सिखाया जाता था, जॉब सीकर बनाया जाता था, यानी कि आप पढ़ाई करो और आप फिर दूसरे के पास जाकर नौकरी करो, जितनी अच्छी पढ़ाई होगी आपको उतनी अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगी। लेकिन मॉडर्न इंडिया ये चाहता है कि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। यानी कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे जो यंगस्टर है, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी बिल्डअप किया सके।
हर कोई जॉब सीकर बनेगा, यानी हर किसी को जॉब चाहिए, तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? और फिर हम कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है, यानी कि जो हमारे यंगस्टर है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी, इनोवेटिव उनको बनाया जाए। बहुत सारे स्टार्टअप आपको पता है जिसके कारण देश में चले हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे जो प्रोजेक्ट है वो नीति आयोग के तहत ही चलाए गए हैं। तो हम अपने जो भी यंगस्टर हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, उनको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाना चाहते हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जॉब की क्रिएट करे और लोगों को साथ लेके चले, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। उसके बाद अपग्रेडेशन, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना। आपको पता है कि आने वाले टाइम में जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर होगा, उसमें अगर भारत आगे नहीं बढ़ेगा, अगर उसमें हम अपने आप को कंपटीशन में आगे नहीं रखेंगे, तो भारत कभी भी जो नया भारत देखने का सपना देख रहा है, जो आने वाले टाइम में अपने को विश्व गुरु कह रहा है, वो सपना उसका पीछे रह जाएगा। इसीलिए आपको पता है कि भारत सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी आप देखिए कि हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया है, पूरी तरह से हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो गया है। अब आप कभी गांव में सोच भी नहीं सकते थे कि लोग गांव में स्मार्ट क्लासेस होंगे, गांव में लोग फ़ोन से लेंगे, नेट जो है इंटरनेट फाइबर नेट गांव गांव तक बिछाया गया है। तो ये सारी चीज़ क्या, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ताकि हम शहर में जो चीज़ है वो तो ऑलरेडी डेवलप, लेकिन गाँव को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, गाँव में कैसे टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया है, जो प्लानिंग कमीशन है वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। जब हमने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, आपको पता है हमारे यहाँ पे पहले रिसर्च एंड R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई पैसा खर्च नहीं होता था, यानी कि हम कुछ बनाना के बारे में सोचते ही नहीं थे, दूसरे की चीज़ों यूज़ करो जो बना रहा है। लेकिन अब जो भारत है वो हमारे देश में, अभी आपको पता है कोरोना के टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप बने, बहुत सारी नई चीज़ों को बनाना सीखे जो पहले हम नहीं बनाते थे। तो हमारा एम यही है कि अपने R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए, और हर एक चीज़ जो भी दूसरे देश के लोग करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश के जो यंगस्टर है, बच्चे हैं, गांव शहर, हर चीज़ में वो टेक्नोलॉजी को जो रेवोल्यूशन है वो हमें लेकर आना है। तो इसीलिए इस इंस्टीट्यूट को बनाने के जो पीछे जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव थे, यही था बेसिकली। अब हम बात करते हैं जो भी नीति आयोग उनके 7 जो पिलर्स है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कहते हैं ना कि पिलर मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किन किन चीज़ों को बेसिकली उन्होंने फोकस करना है। तो पहला है कि प्रो पीपल। प्रो पीपल का मतलब यहाँ पे कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, लोगों के लिए काम करना है, और धीरे धीरे इंडिविजुअल से लेकर सोसाइटी देश पूरा हर एक लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करना है। प्रो एक्टिविटी, इसमें वही एक्टिविटी करनी है, वही चीज़ करनी है जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो लोग चाहते हैं। वास्तव में लोगों की जो एस्पिरेशन है, लोगों की जो आकांक्षा है, जो भी हम उनकी डिमांड्स है, उनको करना। अब उनको हम कैसे कर सकते हैं? लोगों की इन्वॉल्वमेंट के द्वारा। तो थर्ड पिलर क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ताकि हर कोई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और इसीलिए इसके जो कॉम्पोजिशन हमने देखे थे, जिसमें हमने स्पेशल इन्वाइटी देखे, जो भी हर ग्रुप के लोग, हर सेक्शन के लोग, हर तरह के लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसमें बेसिकली हमने पार्टिसिपेशन देखी है। वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन को किस तरह से एम्पावर किया जाए। आपको पता है कि कोई भी देश तब भी डेवलप माना जाता है जब वहाँ की जो वुमेन होती है वो स्ट्रांग होगी, वो सशक्त होगी। आज आपको देखो हमारी जो महिलाएं हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, चाहे वो पायलट में हो, चाहे वो हर फील्ड में कितनी ज़्यादा एम्पावर हुई है, आगे बढ़ी है तेज़ी से। तो वुमेन को किस तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको स्ट्रांग बनाया जाए, उनको आगे लेके जाया जाए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर किया। तो पहले प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हर एक सेक्शन के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चाहे वो SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, क्योंकि सबको साथ लेकर हमें चलना है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर इक्वलिटी, यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि रीजनल एज वेल एज पर्सनल, कि हमें इक्वलिटी को मेन मानना है, क्योंकि भारत की जो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल भी रहे कि सभी को साथ और सभी के साथ समानता का जो व्यवहार है, ये हर जगह पे हमने इसको यूज़ किया। और सबसे लास्ट पे ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि गुड गवर्नेंस हमेशा ट्रांसपेरेंसी से ही आएगी। और इसीलिए आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने बीच में जितने भी मीडिएटर आते थे उन सब की दुकानें उन्होंने बंद कर दी। अब कोई भी वो पॉलिसी बनाते, कोई भी वो नया बेनिफिट लाते, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो मजदूरों के लिए हो, वो चाहते हैं उसका जो लाभ है वो डायरेक्ट वहाँ तक लोगों को तक मिल सके। वरना होता है क्या है कि हमने पॉलिसी बनाई, हमने अगर मान लो कि 1 रुपये किसानों को देना है तो किसानों तक 20 पैसे पहुंचेगा, और बीच में जो 80 पैसा है जितने भी मीडिएटर वो बीच में आकर अपना अपना कमीशन बांट लेंगे।
तो ये चीज़ जो मोदी सरकार ने सबकी दुकानें बंद करा दी है, वो कोई भी जो फैसिलिटी वो चाहते हैं डायरेक्ट, जो भी केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है उसका डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में पहुंचे। और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए वो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट वो लोगों तक उनके जो बेनिफिट है पहुंचे, ताकि गुड गवर्नेंस तभी आएगी जब ट्रांसपेरेंसी होगी। तो हालांकि आप जानते हैं कि मोदी सरकार की वजह से जो बहुत लोग नाराज़ भी, उनकी पॉलिसी का लोग विरोध भी करते हैं, तो वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं जिनकी जो दुकानें थी, भ्रष्टाचार की जो दुकानें चल रही थी, वो उनको बंद होता हुआ दिख रहा है। तो नीति आयोग जो है, जिस तरह से हमने बताया है कि मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को करने के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, और जब हम मॉडर्न भारत बनाना चाहते हैं तो हमें एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत होगी, मॉडर्न एक्सपर्टाइज की भी ज़रूरत होगी। इसीलिए पर्पस को पूरा करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया। तो ये पूरा टॉपिक हमारे नीति आयोग पे बेस्ड था। इसके एक और टॉपिक है, उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।